अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और इसकी वजह मीडिया हमें क्या बता रही है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, ईरान अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करता है। असली वजह इससे बहुत अलग है। असली वजह इतनी खतरनाक है कि अगर आप लोगों को पता लग गई तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर भी अमेरिका की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो सकते हैं। इसलिए बड़ी चालाकी से आपके सामने तो न्यूक्लियर वाली बात रख दी गई है और असली बात पीछे छुपा ली गई है। और इसलिए ही आज की वीडियो में मैं आपको वो असली वजह बताने वाला हूँ जिसकी वजह से सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कुछ लोगों की गुलाम बन चुकी है। मेरा नाम है शिवांक यादव और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। आज अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की दुश्मनी दुनिया के किन किन देशों से है तो उनमें नाम आता है ईरान का, रशिया का, चाइना का और नॉर्थ कोरिया का। और कमाल की बात यह है कि दुनिया के सारे देशों में से आज सिर्फ यही देश बचे हैं जिनके अंदर रॉथशील्ड का बैंकिंग सिस्टम नहीं है। इन देशों को छोड़कर दुनिया के बाकी लगभग सभी देशों के अंदर एक सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था चलती है, जो व्यवस्था उन देशों ने स्वतंत्र रूप से नहीं बनाई है बल्कि उनके ऊपर थोपी गई है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आरबीआई है, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। इन सारे देशों के सेंट्रल बैंक जिस प्रक्रिया से पैसे बनाते हैं वो इन देशों ने अपने देश के हिसाब से नहीं बनाई है बल्कि कुछ यहूदी बैंकर्स ने इन देशों को बनाकर दी है। और इस सारे केंद्रीय बैंक अपने ऊपर बैठे एक और केंद्रीय बैंक जिसे केंद्रीय बैंकों का केंद्रीय बैंक कहा जाता है BIS के हिसाब से चलते हैं। BIS यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। हमारे देश का बैंक RBI BIS की गाइडलाइंस के जरा भी इधर उधर नहीं जाता। जैसे BIS RBI को यह बताता है कि उसे बैंक्स के पास कितना पैसा रखने की अनिवार्यता करनी है। भारत सरकार ने जो डिजिटल रुपये निकाला है वो किसके हिसाब से निकाला है? BIS की गाइडलाइंस के हिसाब से निकाला है। BIS आगे आने वाले समय में CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पर जोर दे रहा है। और अभी कुछ समय से जो आप लोग देख रहे हैं कि बैंक हमें KYC करने को बोल रहे हैं, ये किसकी गाइडलाइन है? BIS की गाइडलाइन है। ये तो मैंने बस आपको 2-3 चीजें बताई है। इस तरीके की हजारों गाइडलाइंस RBI BIS की मानता है। स्विट्जरलैंड में बैठा ये बैंक हमारे देश के बैंक को ये बताता है कि तुम्हें अपनी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है। ये तो गाइडलाइंस की ही बात है, लेकिन RBI जो हमारे देश में पैसा बनाता है वो भी उसी गणित के हिसाब से बनाता है जो रॉथशील्ड बैंकिंग ने तय कर रखा है। यहूदियों के द्वारा तैयार की गई इस बैंकिंग की प्रक्रिया में जब भी पैसा बनता है तो कर्ज पर ही बनता है जिसका ब्याज चुकाना होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस व्यवस्था में ब्याज कभी बनता ही नहीं, इसीलिए कर्ज कभी चुकाया ही नहीं जा पाता। देश का मजदूर कर्जे में है, किसान कर्जे में है, व्यापारी कर्जे में, नौकरी करने वाले कर्जे में, सबकी EMI चल रही है, राज्य सरकारें कर्जे में, भारत सरकार भी कर्जे में, और यही नहीं दुनिया के सारे देश भी कर्जे में है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर सभी कर्जे में है तो कर्जा है किसका? कर्जा है इस व्यवस्था का जो मूल तो बनाती है लेकिन ब्याज नहीं बनाती। इसी व्यवस्था की वजह से भारत सरकार उतना पैसा नहीं बना पाती जितने की उसे असलियत में जरूरत है। इसीलिए देश में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी व्याप्त है। देश की हर समस्या की जड़ यही है। और आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है, इससे हम कैसे मुक्ति पाएंगे? हम चाहें तो आज इस समय इस व्यवस्था से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन दुनिया में बैठे कुछ लोग ये नहीं चाहते कि दुनिया में लोग सुखी रहे। इस पूरी अर्थव्यवस्था के पीछे ज्यादा लोग नहीं है बल्कि बस 13 यहूदी परिवार हैं। इन परिवारों ने आज से 300 साल पहले ये ब्याज से पैसे बनाने की व्यवस्था शुरू करी और ब्याज से सारा माल लूट कर बहुत अमीर बनते चले गए। इस अमीरी के साथ ताकत भी आई और फिर आगे चलकर इन्हीं लोगों ने ब्रिटेन का केंद्रीय बैंक कब्जा लिया और अमेरिका का केंद्रीय बैंक भी बनाया। फिर एक एक करके सभी देशों में अपने केंद्रीय बैंक बनवाते चले गए और UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO और BIS जैसे संस्थान बनवाने में कामयाब रहे ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सके। इन 13 परिवारों में सबसे ताकतवर है रॉथशील्ड परिवार। इसी परिवार के एक आदमी नेथन रॉथशील्ड ने एक बार एक बात कही थी, अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। लोगों के पास रोजगार होगा या नहीं होगा, लोग भरपेट खाना खाएंगे या भूखे रहेंगे, पहनने को कपड़े होंगे या नहीं,
घर, गाड़ी और यहाँ तक कि आपस के संबंध भी, ये सब कुछ पैसे से ही तय होता है। इसमें कानून कहीं नहीं आता। अब आप ही लोग सोचिए, लोग जो अपना गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने आ रहे हैं, इसके पीछे सरकार ने कौन सा कानून बनाया? लोग नौकरी करने शहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर एक अर्थव्यवस्था है, पैसा है। पैसे ने लोगों का स्वभाव तय करा, कानून ने नहीं। और इसी बात को ये यहूदी बैंकर्स आपसे और हमसे बहुत पहले समझ गए थे। ये लोग ये जान गए थे कि देश में सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, डेमोक्रेट की हो या रिपब्लिकन की, देश तो वो ही चलाएगा जिसके हाथ में देश की अर्थव्यवस्था होगी। मैं जानता हूं कि जब कुछ लोग इस बात को सुनते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये तो अमीर लोग हैं, जैसे अडानी अंबानी है, ये लोग अपना पैसा कमाने में लगे हैं, उसके साथ साथ इनसे कुछ अत्याचार हो जाता है तो हो जाता है। ये पैसा नहीं कमाना चाहते। पैसा कमाना तो इनका उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि ये खुद पैसा बनाते हैं। इनका असली उद्देश्य इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये लोग दुनिया में एक सेना, एक पैसा और एक विश्व सरकार चाहते हैं, ताकि ये दुनिया पर आसानी से राज कर सके। जी हाँ, मैं जानता हूं कि 21वीं सदी में इस बात पर यकीन करना कितना मुश्किल है कि कोई दुनिया पर राज करना चाह रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इन लोगों का उठाया हुआ हर कदम उसी लक्ष्य की ओर जाता है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों ने हमें हथियारों के डर से गुलाम बनाकर रखा था, लेकिन आज हम इस व्यवस्था के गुलाम हैं। अंग्रेज तो आंखों के सामने दिखते थे तो लोग जल्दी विद्रोह के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये व्यवस्था सामने नहीं दिखती, इसीलिए विद्रोह भी नहीं होता। 1913 में अमेरिका के संसद में फेडरल रिजर्व एक्ट पास करवाकर इन्होंने अमेरिका का केंद्रीय बैंक बनवा लिया, और तब से ही अमेरिका पर इनका पूरा कब्जा हो गया है। तब से लेकर अब तक अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा यही तय करते आ रहे हैं, और अगर कोई जॉन एफ कैनेडी जैसा बागी सिस्टम में आ जाए तो उसे मरवा भी देते हैं। इसलिए चाहे मोदी हो, मैक्रोन हो, मेलोनी हो या ट्रंप, कोई उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाता। इसीलिए जब भी आप अमेरिका को दुनिया में कोई भी कांड करते हुए देखें तो ये समझ जाएं कि ये ट्रंप नहीं कर रहा या अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति नहीं कर रहा, बल्कि ये लोग उसके पीछे बैठकर उससे करवा रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति तो इनकी बस एक कठपुतली मात्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। 1948 में इजराइल का बनना इनकी बदौलत ही था। अंग्रेजों के कब्जे वाली ये जमीन अंग्रेजों ने यहूदियों को देने से पहले रॉथशील्ड के नाम एक पत्र लिखा था। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेल्फोर के द्वारा जॉन वॉल्टर रॉथशील्ड को लिखे गए इस पत्र में ये जमीन यहूदियों को देने का वायदा किया गया था, जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब आप यहाँ पर ये सोचिए कि अंग्रेजों ने अपने हिस्से की जमीन यहूदियों के नाम करने के लिए रॉथशील्ड को पत्र क्यों लिखा? सीधी सी बात है, उस समय और आज भी यहूदियों का सबसे बड़ा नेता रॉथशील्ड परिवार ही है। ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय अंग्रेज जिन्ना और नेहरू से बात कर रहे थे। इसीलिए आज जो इजराइल का प्रधानमंत्री आपको नेतन्याहू दिखता है, आप सोचते हैं जो हो रहा है वो नेतन्याहू के कहने पर हो रहा है, ये सब गलत है। वो तो ट्रंप की ही तरह एक और कठपुतली है, असली मालिक ये परिवार है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि यहूदियों का सबसे बड़ा नेता होने के बावजूद भी आप इस परिवार को कभी भी सुर्खियों में नहीं देखेंगे। ये लोग बड़ी चालाकी से आपकी और हमारी नजरों से बहुत दूर रहते हैं। पूरा मीडिया इनके कंट्रोल में है, इसीलिए मीडिया कभी इनको नहीं दिखाता। लोगों की नजरों से ये दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई आंच आए। लोग ज्यादा से ज्यादा नेतन्याहू के खिलाफ हो जाएंगे या ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे और उनको हटाने की मांग करने लगेंगे। इनके ऊपर तक कोई बात नहीं आएगी। इनका यही मानना है कि जिस देश में इनका बैंक नहीं वो इनका गुलाम नहीं, क्योंकि जहां इनका बैंक होगा वो इनके कर्ज तले दब जाएगा और फिर इनके सामने सरेंडर कर देगा। और इसी हिसाब से आज सिर्फ दुनिया में 4 से 5 ही ऐसे देश बचे हैं जिनके अंदर इनकी बैंकिंग व्यवस्था नहीं चल रही, और उन्हीं देशों से अमेरिका की दुश्मनी है। रूस और चीन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनसे सीधा युद्ध में अमेरिका कभी नहीं जाता। लेकिन ये लोग समझते हैं कि ईरान अभी इनके कब्जे में आ सकता है, इसीलिए ईरान में हर मुमकिन कोशिश की जा रही है सत्ता बदलकर एक ऐसे शासक को लाने की जो ये बैंकिंग व्यवस्था ईरान में लागू कर दे और फिर ईरान इनकी व्यवस्था के नीचे आ जाए। लेकिन ईरान के शासक और वहां की जनता दोनों ही इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो इन लोगों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और सच में भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे ईरान के भाई बहन इस लड़ाई में जीते। भले ही हमारे देश की एक बीजेपी सरकार ईरान के साथ ना खड़ी हो, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं। और सच बताऊं तो ईरान के साथ मेरे खड़े होने की वजह वो वजह नहीं है जो हमारे देश में कई मुसलमान साथियों की वजह है कि वो भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। ईरान में अगर क्रिश्चियन लोग भी रह रहे होते तो भी मैं उनके साथ खड़ा होता, क्योंकि मेरे उनके साथ खड़े होने की वजह दूसरी है। क्योंकि ईरान का और हमारा संबंध आज का नहीं है,
वो कम से कम 5000 साल पुराना है आर्कियोलॉजी के हिसाब से, और हमारे हिसाब से तो उससे भी पुराना है। और ये अंग्रेजों के आने से पहले तो ईरान हमारा पड़ोसी ही था, और बड़े प्यारे लोग रहते हैं वहाँ पे, हमारे भारत जैसे लोग रहते हैं। आप किसी भी जो ये ब्लॉगर होते हैं जो घूमते हैं दुनिया भर में, जब ईरान जाते हैं तो आप इनके ब्लॉग देखिएगा, कितने प्यारे लोग रहते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही। आप वो मेहमान को, जैसे हमारे यहाँ मेहमान को भगवान मानते हैं, वो लोग भी उसी तरीके से मानते हैं। किसी मेहमान को पैसे नहीं देने देते, बड़े प्यार से रहते हैं। और ये जो यूरोप के और अमेरिका के अंग्रेज हैं, ये लोग तो इतने क्रूर हैं, इनके साथ आप जाकर घर जैसा महसूस नहीं कर पाएंगे। बल्कि आप ईरान में जब जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ। ये तो जो अंग्रेज हैं, ये लोग इतने क्रूर थे। इनकी अगर क्रूरता की मैं आपको कहानी बताऊँ 1857 के समय की, तो 1857 में जब हमारे क्रांतिकारी विद्रोह कर रहे थे, तो ये जब क्रांतिकारियों को पकड़ लेते थे अंग्रेज, तो उनको पता है कैसी सजा देते थे। सामान्य सजाएं तो आपने सुनी होंगी कि फांसी दे दी, तोप से उड़ा दिया। एक सजाएं ऐसी भी देते थे, ये देखते थे कि ये जो क्रांतिकारी पकड़ा गया ये हिंदू है या मुसलमान है। अगर वो हिंदू है, तय होता था कि इसको मारना है। उसको मारने से पहले उसके मुंह के अंदर गाय का मांस ठूसते थे, फिर उसको गोली मारते थे। मतलब आप ये समझिए कि सीधा भी मार सकते हैं गोली। लेकिन ये उस हिंदू को ये महसूस कराते थे कि जब तू मरे उसके बाद भी तुझे ये पश्चाताप होता रहे कि मैंने गाय का मांस खा लिया, मरने के बाद भी। और वही मुसलमान होता था तो उसके मुंह में सूअर का मांस ठूस के उसको गोली मारते थे। तो ये मतलब आप समझिए क्रूरता की चरम सीमा ये थी इनके अंदर, और ये आज भी है। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो इन अंग्रेजों की वजह से है। इनका काम है पूरी दुनिया में घुसना, दुनिया की संस्कृतियों को बर्बाद करना, उनके अंदर बिना मतलब का हस्तक्षेप करना। आज आप अमेरिका से पूछ लो, ट्रम्प से पूछ लो कि भाई तुमने क्यों आक्रमण करा है ईरान के ऊपर, क्यों तुम हमला कर रहे हो, तो इनके पास यही वजह है बस कि ईरान की सरकार ईरान के लोगों पे अत्याचार कर रही थी, इसलिए हम ईरान की मदद कर रहे हैं। अरे ईरान की सरकार ईरान के लोगों को मार दे, उनके साथ कुछ भी करे, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले। जब ये भारत में आए थे, भारत के ऊपर भी राज करने के बाद इनसे पूछा जाता था जब ये कि तुम आए क्यों, तो ये कहते थे हम तो तुम्हें सभ्य करने आए थे। अरे तुम्हें बोला किसने था सभ्य करने के लिए, हमें तुम्हें बुलाया किसने था? या तो भाई हम तुम्हारे पास गए होते कि भाई हमें सभ्य कर दो, आ जाओ प्लीज, हाथ जोड़ते, तब तुम आते। तुम होते कौन हो हमें सभ्य करने वाले? इसी प्रकार से ये आज पूरी दुनिया में घुसते हैं। इनसे अमेरिका से पूछो तुम वियतनाम में क्या करने गए थे, क्या हो रहा था वियतनाम में, ऐसा कौन सी डेमोक्रेसी तुम्हें लेके आनी थी वहां पर, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसका सीधा सा सिर्फ एक जवाब है, इनका स्वभाव। और ये जो दुनिया के अंदर ये जो कुछ यहूदी लोग हैं, जिन 13 परिवारों के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें सबसे ताकतवर रॉथशील्ड परिवार है, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेके आना, और उसके बाद ये दुनिया की जनसंख्या कम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ इनका वंश रहे, और उस वंश की सेवा करने के लिए कुछ लोग रहें, जिसके लिए इन्होंने बस कुछ लोगों को ही चुन रखा है। बाकी जनसंख्या को ये धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। वो इसी प्रकार के युद्धों में लगाकर अभी इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 करवाएंगे, ऐसे देशों को लड़वाएंगे, युद्धों में लोगों को मरवाएंगे, कई टीके लगवाकर लोगों को धीरे धीरे खत्म करवाएंगे। इसी तरीके से इनकी बहुत आगे तक की प्लानिंग है। ये चाहते हैं कि दुनिया में इतना युद्ध करवा दिया जाए, इतना युद्ध करवाया जाए कि फिर दुनिया की देशों की सरकारें लोग इनसे मांग करें कि भाई अब एक विश्व सरकार बन जानी चाहिए, नहीं तो युद्ध ऐसे ही होते रहेंगे अगर सरकारें अलग अलग होंगी। अगर सरकारें एक विश्व सरकार बन जाएगी तो दुनिया में युद्ध नहीं रहेगा। ये यही चाहते हैं कि दुनिया इस बात पे सरेंडर कर दे। जिस प्रकार से आज WHO पूरी दुनिया को ये बताता है कि आपको मेडिकल, अब जब कोरोना आया था तो उसमें बता रहा था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक संस्था बन गई ना पूरी दुनिया की, UN बन गया ना कि दुनिया के मामले सुलटाएगा। सब इन्होंने बनवाई है, सारी संस्थाएं इन्होंने बनवाई है। UN बताता है क्या राजनीतिक आपको फैसले करने हैं, WHO बताता है आपको सेहत के मामले में क्या फैसले करने हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF ये बताता है कि आपको कितना लोन हम देंगे। तो इस तरीके से ये केंद्रीय संस्थाएं बनाना चाहते हैं पूरी दुनिया की, ऐसे ही आगे चलकर एक विश्व सरकार बनाना चाहते हैं। तो इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना जल्दी अच्छा रहेगा हमारे भारत देश के लिए। और हम लोग इसी बात को लेकर एक संगठन बना रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग इसमें एक प्रक्रिया में आगे चल रहे हैं कि देश संगठित हो, देश के युवा संगठित हो। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और हमें बताएं कि आप इस देश के लिए अपना कितना योगदान दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं।